इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा। तो ये है कि राइट हैंड थंब रूल में तो सिर्फ हमें करंट की डायरेक्शन दी होती है और मैग्नेटिक फील्ड की इनवर्ड या आउटवर्ड डायरेक्शन मिल जाती है, राइट। सिंपल है कि थंब को प्लेस करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय जस्ट wrapping your fingers around the conductor. This is the explanation of right hand thumb rule. But in Fleming's left hand rule, you get the direction of force or you get the direction of motion of the conductor against the direction of current and the direction of magnetic field. यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड की अगर आपको डायरेक्शन पता हो तो आपको ये भी पता लग जाता है कि आपका कंडक्टर किस तरफ मूव करने वाला है या उस कंडक्टर में किस तरफ किस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है। एंड फॉर दैट एक्ट प्रॉपरली योर current, magnetic field and force should be mutually perpendicular to each other. They all should be mutually perpendicular to each other. What is mutually perpendicular? Lucky, what is mutually perpendicular? ओके, बढ़िया बढ़िया, समझ में आ गया मुझे, बिना बोले समझ में आ गया। Mutually perpendicular means कि all three parameters are perpendicular to each other. ऐसा कोई भी नहीं है कि जो दूसरे के perpendicular ना हो। Force is perpendicular to field and current. Field is perpendicular to force and current. Current is perpendicular to field and force. They all are mutually perpendicular to each other, making a system of mutually perpendicularity. Now today we need to understand a difference between induction and conduction. Today we need to understand a difference between induction and conduction. What is the difference between induction and conduction? Okay, मैंने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नहीं समझा आपके सेशन में? सर हम तो वो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? कॉइल वाला सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड पढ़ रहे थे तो वो भी पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, सोलेनॉइड आपने पढ़ा, उसकी एप्लीकेशंस आपने समझी। अब राइट हैंड थंब रूल तो चलो आपको अब क्लियर हो गया होगा, मैंने एक और बार उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी। अब ये था कि एक ऐसा रूल चाहिए था जिसमें हमें मोशन ऑफ कंडक्टर भी पता चल जाए। तो एक्टिविटी नंबर 13.7 जो है आपके एनसीईआरटी में, उसमें क्या किया हुआ है कि एक कंडक्टर को हैंग अराउंड किया है, ठीक है, और इस कंडक्टर को करंट भी दिया हुआ है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और करंट भी दे दिया। इसके दोनों टर्मिनल्स को बैटरी के ए और बी पॉइंट से कनेक्ट कर दिया और आसपास इसके हॉर्सशू मैग्नेट ले गए। अब ध्यान में देने वाली चीज ये है कि यहाँ पे करंट भी सप्लाई हो रहा है और यहाँ पे फील्ड भी सप्लाई हो रहा है। ऐसा नहीं है कि करंट की वजह से फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, करंट की वजह से फील्ड प्रोड्यूस होता है, लेकिन इस कंडीशन में करंट भी अलग सप्लाई हुआ है, फील्ड भी अलग सप्लाई हुआ है। तो आप एक्टिविटी में पढ़ोगे कि जब हमने करंट की एक डायरेक्शन देनी चाहिए तो उस डायरेक्शन की वजह से ये जो कंडक्टर है इसमें ऐसे मूवमेंट आने लगा, ये मूव करने लग गया जब हम मैग्नेटिक फील्ड को भी लेके आ रहे थे। तो दिस कंडक्टर स्टार्टेड मूविंग, और जब हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, इस बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स करके, तो ये जो कंडक्टर है ये दूसरी डायरेक्शन में मूव करने लग गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग गया। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जब देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ करंट इन द कंडक्टर and there is a presence of magnetic field around it also, then there is a probability of movement of the conductor. There is a probability of movement of the conductor, and that probability depends upon the current and depends upon the magnetic field strength. यानी इस पे डिपेंड करता है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, जैसे मुझे ये पेन को लिफ्ट करना है तो सिंपल सा रूल है कि इसको ऊपर उठाने के लिए मुझे एटलीस्ट वो फोर्स देना पड़ेगा जो इसके इनर्शिया को ओवरकम कर जाए। सिमिलरली अगर मुझे कंडक्टर को मूव करवाना है तो मुझे इतना करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली सप्लाई करना पड़ेगा कि वो उसके स्टेबल स्टेट को डिस्टर्ब करके उसको डिसबैलेंस कर दे इस तरीके से। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगता है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड अगर हम एक्सटर्नली सप्लाई करें
तो there is a probability, there is a condition when the conductor can move. अब देखो किया क्या इन्होंने करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल्स बनाने स्टार्ट किए। सबसे पहले इन्होंने करंट और मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल किया, तो इनको वो फोर्स फील नहीं हुआ, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, नो फोर्स फील, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल्स को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो इनका जो फोर्स है, फोर्स स्टार्टेड इंक्रीजिंग, जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा था वो स्टार्ट कर गया इंक्रीज करना। अच्छा, जब इन्होंने करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बना दिया 90 डिग्री, तो इन्हें एक मैक्सिमम फोर्स फील होने लगा, और वो जो फोर्स था वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर था, यानी इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, वो फोर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर था, ठीक है। ऐसा आपने कब पढ़ा है? ऐसा आपने पढ़ा है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में। फोर्स की एक डायरेक्शन थी, डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन थी। फोर्स लगा रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन थी, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वजह से वर्क डन मैक्सिमम कब होता? जब cos थीटा इनके बीच का 0 डिग्री होता। पढ़ाया था Fs cos थीटा, याद होगा आपको। cos थीटा जब इनके बीच का 0 डिग्री होता है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू ईच अदर होते, तो वर्क डन मैक्सिमम होता। यहाँ पे भी तीन टर्म्स है, यहाँ पे वर्क डन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे क्या है, फोर्स, फील्ड और करंट है। लेकिन फील्ड और करंट के बीच में यहाँ पे एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, और यहाँ पे एंगल था 0 डिग्री, बस यही डिफरेंस। अगर ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ चुके हो या आगे पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो कॉस फंक्शन होता है उसका 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है, कॉस थीटा 0 डिग्री की वैल्यू वो 1 होती है, लेकिन साइन थीटा के 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। यानी यहाँ पे क्या लग रहा होगा, यहाँ पे साइन फंक्शन लग रहा होगा। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो आपकी 0 होती है, लेकिन साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपकी जो होती है वो होती है 1। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एक फंक्शन है साइन थीटा का। ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ोगे इसके बारे में, और तब आप ये क्वेश्चंस भी जरूर करना कि सर व्हाट इज अ फंक्शन एंड व्हाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर रिक्वायर्ड रेदर देन एंगल्स। तो आपको ये समझ में आएगा कि क्यों हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कर रहे हैं यहाँ पर भी, ठीक है। अब फोर्स, फील्ड और करंट, इन तीनों का हमें रिलेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है, इस एक्सप्लेनेशन से, कि चलो ठीक है इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है। बट क्या कोई वेल डिफाइंड रूल है जो ये बता दे कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी जब फील्ड और करंट की डायरेक्शन दी हो? तो इस वेल डिफाइंड रूल को निकालने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आया, और उसने कहा कि अगर मेरी फर्स्ट फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस फिंगर, फर्स्ट फिंगर यानी फोर फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड माय मिडिल फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये इंडिकेट करती है अगर डायरेक्शन ऑफ करंट, तो माय थंब विल पॉइंट आउट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जो थंब है वो पॉइंट आउट करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर के, ठीक है, मोशन ऑफ कंडक्टर के टुवर्ड्स वो पॉइंट आउट करेगा थंब। इससे क्या हुआ, ये थंब जो है ये फोर्स को बता रहा है, फोर फिंगर जो है फील्ड को बता रही है, और ये करंट को बता रहा है, यानी ये रूल क्या हो गया, FBI रूल हो गया, फोर्स, फील्ड, करंट। ऐसे देखो ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। अगर मैं ऐसे देखूं, ऐसे देखता हूं ऐसे, तो ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। अगर मैं ऐसे देखता हूं तो ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, यानी सारे एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसलिए लेफ्ट हैंड थंब रूल। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन पता हो तो फोर्स की डायरेक्शन पता चल जाती है, किससे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है, समझ में आया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इसी प्रिंसिपल का यूज करके मोटर्स, फैंस, इन सब में मैकेनिज्म होता है। किया क्या जाता है, करंट अप्लाई किया, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो, उसकी वजह से एक फोर्स हुई, और ये जो फोर्स होती है ना, ये मोर ओवर साइन होता है फंक्शन इसका। तो आपको पता चलेगा कि ये वेविक, ऐसे वेव्स में चलता है, ये फोर्स ऐसे चलता है। तो बेसिकली ये एक रोटेशनल फोर्स देता है, मोर ओवर कैसा फोर्स देता है, रोटेशनल फोर्स। आपने देखो करंट से अप्लाई करते हैं, मोटर चलती है, तो मोटर रोटेट करती है, ऐसे रोटेट करता है उसका रोटर,
ठीक है, उसका रोटर रोटेट करता है, दैट मींस रोटेशनल फोर्स इज जनरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट विल लीड टू द मोशन ऑफ द कंडक्टर। वो मोशन होता है उसका एक्सेल, उसमें फैन कनेक्ट होता है, फैन भी पूरा घूमता है। आगे जाके पढ़ोगे कि भाई अगर ये घूमता है तो ये 180 डिग्री में ऐसा हो जाना चाहिए, यानी एक बार ऐसा पूरा रोटेट कर जाए 180 डिग्री, फिर उसके बाद दोबारा जब करंट सप्लाई हो रहा है तो ये दोबारा वापस आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो पूरा टर्न लेता है। जो आपका रोटर है वो पूरा टर्न लेता है। जैसे साइकिल है, साइकिल का टायर पूरा टर्न लेता है, आधा टर्न नहीं लेता, आधे टर्न में उसका 180 डिग्री कंप्लीट होता है। आप पेडल मारते हो तो पूरा पेडल मार पाते हो, लेकिन जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर तो आप देखोगे फोर्स जो 180 डिग्री तक तो टर्न उसका ले लेगा, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो 360 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। ये हम पढ़ेंगे जब हम मोटर पढ़ रहे होंगे, तब आप मेरे से पूछना इसके बारे में कि सर ये टर्न कैसे लेता है 360 डिग्री, रोटेशनल फोर्स पूरा 360 डिग्री कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए एक डिवाइस यूज की जाती है, वो हम पढ़ेंगे जब हम इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे अब सवाल आता है, इतना हमने पढ़ लिया, फ्लेमिंग रेफरेंस रूल पढ़ लिया, इसका यूज करके हमारी डिवाइसेस होती है, डिवाइसेस में एंड में पढ़ाऊंगा सारी। अब हमारा आता है कि एक तो हमारा होता है कंडक्शन, यानी करंट हम सप्लाई कर रहे हैं, ये हमारा कंडक्टर है, इससे मैंने बैटरी को कनेक्ट कर दिया तो इस पे करंट ट्रांसफर हो गया। क्या ऐसा कोई तरीका है जिसमें इसमें बैटरी कनेक्ट करे बिना मैं करंट ट्रांसफर कर सकूं, यानी इंडक्शन। आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी a combination of electric and magnetic field in the presence of induction, not conduction. तो इंडक्शन और कंडक्शन में डिफरेंस क्या है? कंडक्शन आपको पता चल गया, इंडक्शन क्या है? इंड्यूस करना, इंड्यूस विदाउट टचिंग द कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल, when I'm teaching you, there are some emotions of anger if you are not learning good, emotions of happiness if you are learning good. If I'll express the emotions of anger, that means I'm not touching you, I'm not slapping you, I'm not hitting you, I'm just expressing, and I'm trying to induce, and you will get feared with respect to that anger and you will start studying. That means you are induced by my emotions, you are not conducted by my emotions. Now when I'm appreciating you as a source of happiness, right, I'm appreciating you, my emotions will again induce to you. Now if you are in offline class, अगर आप offline हो, आप पढ़ते नहीं हो, maybe if I'll slap you, if I'll hit you, that means मैं conduct कर रहा हूँ अपने emotions को by making a contact with your face. वहीं दूसरी तरफ, if you are doing good, I'm expressing happiness, I'll tap on your back कि भाई बढ़िया किया. That means I'm conducting my emotions. I hope आपको समझ में आएगा इंडक्शन और कंडक्शन का डिफरेंस. इमोशंस को कंडक्ट करना है, इमोशंस को कंडक्ट करना है या इमोशंस को ट्रांसफर करना है, सही वर्ड बोलूंगा, इमोशंस को ट्रांसफर करना है, लेकिन दो तरीके हैं, या तो उन्हें कंडक्ट कर दो या उन्हें इंडक्ट कर दो. कंडक्शन मीन्स यू आर मेकिंग अ कॉन्टैक्ट एंड देन ट्रांसफरिंग द इमोशंस. इंडक्शन मीन्स यू आर नॉट मेकिंग अ कॉन्टैक्ट, यू आर ट्रांसफरिंग विद योर इंड्यूसिंग पावर. तो आप बोलोगे सर ये चार्ज कैसे इंड्यूस हो जाता है? तो चार्ज भी इंड्यूस होता है. जब चार्ज इंड्यूस होगा तो इंड्यूस्ड चार्ज जनरेट होगा, इंड्यूस्ड चार्ज से इंड्यूस्ड करंट भी जनरेट होगा, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट हुआ होगा. यहां से इस सोर्स से चार्ज यहां चले गए बिना टच किए, इसका मतलब ये यहाँ पे चार्ज आ गए, इंड्यूस हो गए, फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से करंट भी आएगा यहाँ पे, तो करंट भी इंड्यूस हो गया, और मैंने एक वर्क डन भी तो किया है यहाँ से चार्ज को यहाँ ले जाने के लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंड्यूस हो गया. यानी ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई. मेरे पास दो तरीके हैं चार्जेस को ट्रांसफर करने के, या तो मैं उन्हें इंड्यूस कर दूं या फिर मैं उन्हें कंडक्ट कर दूं. ठीक है, जैसे आप अपने ऐसे स्केल से रब करते हो हेयर्स पे, ड्राई हेयर्स पे,
और उसके बाद पीसेस ऑफ पेपर को बिना टच किए आसपास ऐसे ले जाते हो, तो क्या होता है, वो पीसेस ऑफ पेपर अट्रैक्ट होते हैं, दैट इज इंडक्शन, दैट इज इंडक्शन। ठीक है, आप एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक बलून लेना, उसको पूरा बलून को एयर से फिल करना, ठीक है, उसके बाद फ्लोइंग वाटर जो है ना आपकी टैप का, उसको बहुत बहुत कम पानी को फ्लो करवाना, और बलून को रब करने के बाद अपने हेयर पे पानी के पास लेके जाना, तो आप देखोगे कि वो जो पूरी उसकी लेयर आ रही है वाटर की, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो लेयर आ रही है, वो थोड़ी सी ऐसे इधर को हिलने लगेगी टुवर्ड्स द बैलून। That will indicate that we have induced a charge on water droplets without touching them. This is the principle of induction. This is the principle of induction, right? समझ में आया इतना? समझ में आया तो बताओ फटाफट। सर एक बार इंडक्शन बता दीजिए एक फिर से। इंडक्शन क्या बताऊं? सर इंडक्शन इंडक्शन आपको क्या समझ में आया इंडक्शन, एक बार आप बताओ। आपको सर क्या नहीं समझ, आया समझ में इसलिए। क्यों नहीं आया भाई समझ में? सर नहीं आया। कौन समझाएगा भाई इंडक्शन क्या होता है? सर इंडक्शन बोल सकते हैं फोर्स रखना बिना किसी टच के। राइट, और आपने लिखा इलेक्ट्रिक चार्जेस इन्वॉल्व, इलेक्ट्रिक चार्ज इन्वॉल्व होंगे। ह्यूमंस आल्सो इंडक्शन विद करंट, मतलब हाँ हम इंड्यूस हो सकते हैं, हम इंड्यूस हो सकते हैं, हमारे अंदर चार्ज ट्रांसफर हो सकता है विदाउट टचिंग, क्योंकि वी आर आल्सो कंडक्टर, राइट, लेकिन वो उतनी अमाउंट में नहीं होता, अगर तो हमें फील नहीं होता, लेकिन चार्ज कैन बी इंड्यूस्ड। ठीक है, कोई भी कंडक्टर है उस पर चार्ज इंड्यूस हो सकता है इफ अ सोर्स ऑफ करंट और सोर्स ऑफ चार्ज ब्रिंग टुवर्ड्स इट। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इंड्यूस हो रहे हैं ना एक दूसरे में, बिना टच किए भी फोर्स फील होता है, तो वो इंडक्शन है एक तरीके का। ठीक है, तो इंडक्शन मतलब है ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ करंट, ट्रांसफर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ट्रांसफर ऑफ एनीथिंग बाय नॉट मेकिंग डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कंडक्टर, by not making direct contact with the conductor. Activity 13.8, activity 13.8, page number 233. एक्टिविटी 13.8 में क्या किया है? सबसे पहले एक आपने क्या लिया है, एक कॉइल लेनी है ऑफ वायर ए बी, एक कॉइल लेनी है और उसके लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है ऑफ वायर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये ले ली। आपने क्या किया, इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट दोनों बताएगा। करंट का डायरेक्शन भी बताएगा, करंट का मैग्नीट्यूड भी बताएगा। अब करना क्या है, आपने असेंबली बना दी, कहीं पे भी बैटरी कनेक्ट नहीं की, बैटरी कनेक्ट करी नहीं, इसका मतलब क्या है कि आपने इसको कोई भी कंडक्शन का सोर्स नहीं दिया, कंडक्शन नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि भाई आपने बैटरी तो कनेक्ट ही नहीं करी, चार्ज कैसे ट्रांसफर होगा, कहां से ट्रांसफर होगा, अपने आप तो आएगा नहीं। अब क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इसके पास लेके आए, इसको मूव कराया, इसके पास लेके आए। तो ये देखा गया कि जब बार मैग्नेट को इसके पास लेके आए तो गैल्वेनोमीटर जो है ऐसे रेस्ट पे स्टेटेड था, इसके नीडल ये एकदम से राइट मूव कर गई। भाई गैल्वेनोमीटर राइट मूव कर गया, इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट, देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज आल्सो देयर। अब क्या किया कि उस मैग्नेट को ना वहां पे लेके आए, ऐसे करके लेके आए धीरे 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 धीरे, तो डिफ्लेक्शन नोटिस करी ऐसे करके, अब उसको वहीं पे हॉल्ट कर दिया, रोक दिया। तो जब रोका तो ये पाया कि ये नीडल दोबारा से ऐसे ऐसे करके करके अपने स्टेबल स्टेट में आ जा रही है जब रोक रहे हैं। अब क्या किया, अब क्या किया कि इस मैग्नेट को वापस भगाया, इस मैग्नेट को वापस पीछे लेके गए, ऐसे ही पीछे लेके गए, तो ये पाया कि ये गैल्वेनोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है। भाई ये गैल्वेनोमीटर जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है।
इसका मतलब क्या हुआ, पूरी एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? एक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि व्हेन वी आर मूविंग मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द कंडक्टर, मूविंग मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटिंग करंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. माइंड माय वर्ड्स, मूविंग magnetic field is generating current in one direction, right? Then moving magnetic field opposite to that direction will generate current in opposite direction. Moving magnetic field opposite to that direction of first movement will generate the direction of current in another direction. That shows that moving magnetic field can generate current. Moving magnetic field can generate current. We are not touching the magnet with the conductor. We are not connecting the conductor with the battery. Still current is present in the conductor. That shows current without touching the conductor or the magnet is present in the coil, indicating the presence of induced current. Indicating the presence of induced current. Yes. So Shivam, we can say that moving magnet can generate current, and that current is induced current, right? इस एक्टिविटी के बाद क्या किया, मैग्नेट को तो फिक्स कर दिया कहीं पे, ये मैग्नेट को फिक्स कर दिया. इस कॉइल को जो हम फिक्स करके बैठे थे, इस कॉइल को अब चेंज कर दिया गया. इस कॉइल को इसके पास लेके जाने लगे तो देखा कि गैल्वेनोमीटर ने एक डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट किया. स्टॉप कर दिया इस कॉइल को तो देखा गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 पे होने लग गई. इस कॉइल को वापस पीछे की तरफ लेके आने लगे तो देखा कि गैल्वेनोमीटर वापस दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा. भाई, what does this indicate? This indicate that moving conductor can also generate current. Moving conductor in the presence of magnetic field, right? Moving conductor in the presence of magnetic field can also generate current. यहाँ पे 2 लाइंस लिखते हैं. Moving magnetic field can generate induced current in the conductor. दूसरी चीज, moving conductor in presence of magnetic field can generate induced current in the conductor. इनको नोट कर लो. इनको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. यस यस यस, यू आर राइट रोनित. इसी से तो डिवाइसेस बनाई सारी. डायनमो का प्रिंसिपल, मोटर का प्रिंसिपल, जनरेटर के प्रिंसिपल, इन सब में यूज किया जाने लगा इन चीजों का. So moving magnetic field can generate induced current in the conductor. Moving conductor in the presence of magnetic field can generate induced current in the conductor. बहुत important चीज है. एक्टिविटी 13.8 जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, राइट? अब एक्टिविटी 13.9 भी है आपकी. एक्टिविटी 13.9 में क्या किया, पहले तो एक नॉन कंडक्टिंग रॉड ले ली. ये नॉन कंडक्टिंग है. इसमें कॉइल्स रैप अराउंड किए.
बैटरी से कनेक्ट किया, इसको मैं बोलूंगा कॉइल 1 और ये मेरी होगी प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल इसलिए कह रहा हूं, मेन कॉइल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें मैं करंट ट्रांसफर करने वाला हूं। अब दूसरी कॉइल ले ली मैंने, कॉइल 2, और इसमें सिर्फ मैंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है। इसमें सिर्फ मैंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है। क्या मैंने कॉइल 2 को कोई करंट दिया है? क्या मैंने कॉइल 2 को कोई करंट दिया है? नहीं। कॉइल इज रैप्ड इन वन डायरेक्शन काजल, मतलब एक ही डायरेक्शन में से रैप कर रहे हैं, ठीक है, और वो एक ही डायरेक्शन में रैप होगी, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ऐसे नहीं कर रहे कि अलग अलग डायरेक्शन में रैप कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रियांशु, क्या इधर से करंट इधर ट्रांसफर हो जाएगा? इसके थ्रू, इस रॉड के थ्रू ट्रांसफर हो जाना चाहिए, यहाँ पे करंट फ्लो होना चाहिए और यहाँ ट्रांसफर हो जाना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं होगा भाई? क्यों नहीं होगा? सर अगर करंट प्रोवाइड करेंगे। हाँ, मैं कह रहा हूँ मैंने इसको ना बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कॉइल में करंट आया, ये जो रॉड है इससे यहाँ चला जाए करंट, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शुरू कर दे। सर तो रॉड फिर से सर नॉन मैग्नेटिक सर रॉड फील्ड तो से हो नॉन सकता है कंडक्टर है ना। सर, मैग्नेटिक फील्ड से हो सकता है। मैं कह रहा हूँ इस रॉड से। सर रॉड तो नॉन कंडक्टर है, हाँ कंडक्टर नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली, तो मैं थोड़ी सी वही अवेयरनेस चेक करना चाहता कि रॉड भाई नॉन कंडक्टर है, पहली चीज ये ध्यान में रखनी है। मतलब पहली गलती स्टूडेंट समझने में ये करता है कि वो रॉड से ही करंट को ट्रांसफर करवा देता है, कहता है भाई सिंपल सी बात है सर, यहाँ से कॉइल कनेक्ट करी, इसको प्राइमरी कह दो, इसको सेकेंडरी कह दो, और सर रॉड से प्राइमरी और सेकेंडरी में चला गया करंट, तो हम कह देते हैं कि ठीक है इंड्यूस हो गया। नहीं भाई नहीं, इंड्यूस में तो टच करे बिना ही करंट आना चाहिए, टच करे बिना ही, इसीलिए ये नॉन कंडक्टिंग रॉड बनाई है ताकि टच करे बिना करंट आए। तो आप अपनी अपनी एक्टिविटी का ये थर्ड पॉइंट पढ़ना, एक्टिविटी 13.9 का। इसने क्या लिखा कि जब आप प्लग इन करोगे की को, यानी कि यहाँ से सर्किट ऑन करोगे, मैंने यहाँ की नहीं बनाई, इसको प्लग इन कर देंगे जब हम। ऑब्जर्व द गैल्वेनोमीटर, इज देयर अ डिफ्लेक्शन, यू विल ऑब्जर्व दैट द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इंस्टेंटली जंप्स टू वन साइड। फटाफट से क्या होगा, ये मूविंग करंट आएगा, ये मूविंग करंट जनरेट कर देगा मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड मूव करता हुआ आएगा यहाँ पे, इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इसमें भी करंट इंड्यूस होने लगेगा और फटाफट से, और ये ऐसे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर देगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एंड जस्ट जैसे ही वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, जंप्स टू वन साइड एंड जस्ट एज क्विकली एज रिटर्न्स टू जीरो, इंडिकेटिंग अ मोमेंटरी करंट इन कॉइल 2। मतलब मैग्नेटिक फील्ड सडनली इंड्यूस हुआ है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के इंड्यूस होने की वजह से वो एकदम से आएगा, बोलेगा कि भाई करंट इंड्यूस हुआ है। अब करंट इंड्यूस जो हुआ है उसकी प्रेजेंस शो करने के लिए गैल्वेनोमीटर ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा। अब जब उसे कंटिन्यूस फ्लो नहीं मिल पाएगा तो वो जैसे जीरो पे आने लगेगा, ठीक है, रिटर्न्स टू जीरो। डिस्कनेक्ट कॉइल 1 फ्रॉम द बैटरी। अब मैंने क्या किया, ये जो कॉइल 1 है इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया। अच्छा, अब इसको बैटरी से जब डिस्कनेक्ट हो गया तो क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व दैट मोमेंटरीली नीडल मूव्स बट टू द अपोजिट साइड। इसका मतलब क्या है कि पहले अगर नीडल राइट साइड पे थी थोड़ी देर के लिए और फिर वो जीरो पे आई, तो अब वो लेफ्ट साइड पे मूव करने लग जाएगी, इंडिकेटिंग द अपोजिट फ्लो ऑफ करंट, इंडिकेटिंग द अपोजिट फ्लो ऑफ करंट। कैसे? डिस्कनेक्ट कर दिया ना, यहाँ पे करंट था, अब यहाँ पे जो है वो सोर्स जो है वो उसके पास कम होने लगा, तो करंट रिवर्स होने लगा, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स भेजने लगा। तो डायरेक्शन को रिवर्स भेजने लगा, हाँ डायरेक्शन को रिवर्स भेजने लगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्ट होने लगा। तो शिवम, यस, कॉइल 2 हैव that much amount of current that can be suddenly indicated with the help of galvanometer, क्योंकि एकदम से इंड्यूस हुआ है। और इंड्यूस और कंडक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे अगर आपको नेट चलाना है, आपके घर में वाईफाई लगा है, तो आप लैन केबल से चला के देखो, फास्ट चलेगा क्योंकि वो कंडक्शन है, जबकि आप वाईफाई के सिग्नल से चला के देखो कि थोड़ा सा स्लो हो जाता है।
अपलोडिंग डाउनलोडिंग स्पीड स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि दैट इज इंडक्शन, दैट इज इंडक्शन। और अगर अगर आपका वाईफाई फ्लक्चुएट कर रहा है तो आपके सिग्नल स्ट्रेंथ जो और भी वीक हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि कंडक्शन से तो चार्ज टोटली प्रॉपरली ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन व्हेन वी आर यूजिंग इंडक्शन, दैट इंडक्शन शुड बी ऑफ गुड स्ट्रेंथ, वो अच्छी स्ट्रेंथ का होना चाहिए ताकि हम उसे प्रोडक्टिवली यूज कर पाए। अदरवाइज इट विल शो सम डिफ्लेक्शन बट देन इट विल लूज इट्स सिग्निफिकेंस, राइट। तो इंडक्शन जो है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ऐसी एप्लीकेशंस में जहां पे हम दो डिवाइसेस को टच नहीं करवाना चाहते। तो देखेंगे कि भाई टच करवाना क्यों नहीं चाहते। ऐसा यूज होता है ट्रांसफार्मर्स में, यूज होता है प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं, यहाँ से स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए वोल्टेज को बीच में कॉइल्स लगाई जाती हैं, उसी से इंड्यूस होता है। पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें ही आपकी कुछ लाइंस लिखी हुई हैं कि एज द करंट इन द फर्स्ट कॉइल चेंजेस, जैसे ही फर्स्ट कॉइल में करंट चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट आल्सो चेंजेस, इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होगा। Hence, the change in magnetic field associated with the secondary coil is the cause of induced current in it. यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, इसकी वजह से ही इसमें जो करंट आया वो प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को बाय विच चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर, क्या? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस करंट, करंट को वो इंड्यूस कर देता है इन अनदर कंडक्टर, किसमें? दूसरे कंडक्टर में। कि चेंज किया मैग्नेटिक फील्ड एक कंडक्टर का, उसकी वजह से करंट इंड्यूस हो गया दूसरे कंडक्टर में, ठीक है। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसी प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी, produced by the current, there is a presence of magnetic field produced due to the moving current. That magnetic field changes the situation in the secondary coil, which is not connected with the battery, not connected with the conductor, caused to generate induced current in that coil, secondary coil. And this principle, in which changing magnetic field in a conductor induce current in another conductor, is called electromagnetic induction. यहाँ पे फील्ड लिख दिया, इसकी जगह आएगा इंडक्शन। आई होप आपको क्लियर होगा, कुछ क्लियर होगा, 100% नहीं क्लियर होगा। 100% क्लियर होगा जब आप इन एक्टिविटीज को एकदम शांति से बैठ के दोबारा से पढ़ोगे, एनसीईआरटी से पढ़ोगे, एक एक लाइन में डायग्राम बना बना के लिखोगे अपनी कॉपी में, उसके बाद कंक्लूजन्स निकालोगे, डेफिनेशन लिखोगे, तभी क्लियर होगा। इसका रिकॉर्डेड सेशन मैंने ले लिया है, आपको लिंक शेयर कर दूंगा इवनिंग तक, ताकि आप इस रिकॉर्डेड सेशन को दोबारा देखें और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझें, क्योंकि इसको समझने के बाद ही फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल समझ में आएगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं कंक्लूड करूंगा ना जब पूरा चैप्टर डिवाइस वगैरह सब रिलेट करे, तो आप कहोगे कि हाँ सर सब कुछ क्लियर है। अभी कुछ चीजें क्लियर नहीं होंगी क्योंकि उसमें आपके 70% एफर्ट्स मिसिंग है। तो अपने एफर्ट्स दो, पढ़ो यार, एक्टिव रहो। आप एक्टिव रहोगे तो मैं भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। सेशन इज अबाउट टू क्लोज, विल शेयर द रिकॉर्डेड सेशन। थैंक यू।